अब देश के तमाम विपक्षी नेताओं के लिए एक शब्द का मेरा सवाल है। अब जब 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अब जब बीजेपी ने बंगाल जैसे किले को भी ध्वस्त कर दिया, अब जब देश के बड़े भूभाग पर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो लगभग 76% भूभाग पर बीजेपी और उनके सहयोगियों का कब्जा है, अब जब देश की 110 करोड़ की आबादी बीजेपी शासित राज्यों में रहती है, अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार ज्यादातर चुनाव, बड़े राज्यों के चुनाव बीजेपी जीत रही है, अब जब वो बीजेपी जो 2014 में सिर्फ 7 राज्यों तक सीमित थी, वो अब 22 राज्यों तक अपना विस्तार कर चुकी है, तब विपक्ष के लिए सवाल तो यही है। अब हमारे साथ हैं मनोज झा, बौद्धिक तौर पर प्रखर वक्ता, राज्यसभा में जब बोलते हैं तो पक्ष और विपक्ष गौर से इन्हें सुनते हैं। 10 मिनट का भाषण हो, 8 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, हर शब्द हर लफ्ज सुनने लायक होता है, गौर करने लायक होता है। और ऐसे वक्त में जब अब एक बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है, तो मुझे लगा तब मनोज झा के पास चलते हैं। बस शुक्रिया अजीत जी। पहले तो आपने जो अब की श्रृंखला में कई सारी चीज़ें जोड़ी, तथ्य जोड़े, उन तथ्यों में से किसी से इनकार नहीं है। बीजेपी देश के एक बड़े भूभाग में चुनी गई है और ये मैं इसको चैलेंज से ज़्यादा अवसर भी मानता हूँ, बशर्ते कि कुछ चीज़ों पर हम भी कोर्स करेक्शन करें। लेकिन उससे पूर्व मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई जानकारी आपको दूंगा, आपको भी पता है बीते 10-11 वर्षों में हम असमान व्यवस्था में पहुंचा दिए गए हैं। मैं कहूं कि अगर 2014 मोदी जी के आने से पूर्व और पश्चात मुझको एक कट ऑफ डेट की तरह अगर 14 को देखूं तो 14 के पूर्व के चुनाव और 14 के पश्चात बाद के चुनाव एक जैसे नहीं रहे। देखिए, एक पिरामिड खड़ा किया है बीजेपी ने। उस पिरामिड के बेस में घृणा और नफरत है और कई ऐसे चेहरे जो हमारे बीच थे। मैं मोदी जी को क्रेडिट देता हूं, उन्होंने उन चेहरों पर से नकाब उतार दिया। यानी उनके जो पूर्वाग्रह थे, जो अपने ड्राइंग रूम में भी वो विस्पर करते थे, आज वो गलियों में बोल रहे हैं। तो एक जो नफरत, घृणा, इसको थोड़ा विस्तार दीजिए तो समझें। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि इस देश में एंटी मुस्लिम रेटरिक, मैं नहीं कहता कि इनके आने के पूर्व स्वर्गीय माहौल, स्वर्ग वाला माहौल था और लोग गलबैयां डाले घूमते रहते थे, लेकिन जो चीजें फ्रिंज में हुआ करती थी, दंगे होते थे, लोग बैठते थे, रिजॉल्व होता था, एनिमोसिटी रहती थी, लेकिन रेजोल्यूशन की एक कोशिश होती थी। लोग हिकारत की नजरों से देखते थे दंगाइयों को और प्रशासक की भी नजर अलग हुआ करती थी। 14 के बाद इसमें बदलाव हुआ और वो जो पिरामिड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उस पिरामिड के बेस में सीमेंटिंग हुई है नफरत और घृणा की। मुझे यह कहने में कोई दो मत नहीं है कि एक लेजिटिमेसी भी उसको मिली है। कई कारण से दक्षिणपंथी अधिनायकवाद का उभार होता है, दक्षिणपंथी धारा का उभार होता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुआ, लेकिन हमारे यहाँ उसको एक बहुत बड़ा खाद पानी, आज भी वो जो पार्टीशन की लॉजिक थी कि मुसलमानों के लिए देश बन गया, वो क्यों नहीं चले गए, जिसमें तथ्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस तथ्य को उस बेस में इस्तेमाल किया गया। नतीजे में आप देखेंगे, बस हालिया उदाहरण दूं, प्रधानमंत्री जी के भाषणों का मैं जिक्र कई बार कर चुका हूं कि इनसे पूर्व के किसी प्रधानमंत्री को मैंने भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा या शमशान, कब्रिस्तान या कपड़ों से पहचान लेंगे नहीं सुना था। मतलब कितने प्रधानमंत्रियों के विरोध में हम लोग सड़कों पे आए, उनमें से किसी ने भी, अलग अलग पार्टी के प्रधानमंत्री ने इस तरह की जुबान नहीं बोली। अब उसके बाद आइए असमानता का दूसरा लक्षण, इलेक्शन कमीशन, जिसको मैं मानता हूं कि अब वो रेफरी नहीं रहा, अंपायर, वो प्लेयर हो चुका है और अप्रत्यक्ष भी नहीं।
कई हद तक प्रत्यक्ष प्लेयर। अपना उदाहरण बिहार से देता हूं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, मैंने 2 चिट्ठियां लिखी कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको फिल वक्त रोका जाए, और जब चुनाव खत्म हो जाए, जीते कोई भी, मेरी चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। जबकि अगर पूर्व में कुछ उदाहरण देखें अलग अलग राज्यों में, तब के चुनाव आयुक्तों ने उस पर रोक लगाई। तो दूसरा मैंने कहा असमानता का एक मेटाफर, एक तो नफरत और घृणा जिसने संतुलन खराब कर दिया देश का, दूसरा ये इलेक्शन कमीशन, तीसरा इंस्टीट्यूशंस। अब आप देखिए कि एक विपक्ष कोई भी दल हो, उसको सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है, उसको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो बीजेपी के फेवर में है, इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी के फेवर में है, और नफरत और घृणा का ऐसा माहौल जिसमें इतिहास की धाराओं में भी विभेद पैदा कर दिया गया है काल्पनिक आधार पर। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब आपके अब की श्रृंखला मैंने सुनी, तो तब के आधार पर कि तब क्या, या तो विपक्ष ये तय करे कि हमें ये असमान लड़ाई कैसे हम लड़ें, सामूहिक लोगों के साथ, सिर्फ विपक्ष के दलों को बैठने के से नहीं होगा, एक बार बैठकर फैसला लेना होगा। क्या अभी भी हम सरकार पे, संस्थाओं पे, इवन न्यायपालिका पे दबाव डाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड कर सकते हैं? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मैंडेटेड है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि हम बहुत बड़ी सत्ता, जिसके पास साधन, संसाधन, संस्थान सब हैं, वो घृणा के सीमेंट के अलावा, नफरत की सीमेंट के अलावा, तो उसमें विकल्प एक ही मैं देखता हूं, सब लोग बैठें, विचार करें। मुश्किल दौर है, ये सिर्फ चुनाव हारने और जीतने का प्रश्न नहीं है, देश हारने और जीतने का भी है। क्योंकि 5 तारीख को जब मतगणना हो रही थी, तो संभवतः जिनका नाम फ्रंट रनर के तौर पे, हाँ 4 तारीख को चल रही थी, जिनका नाम फ्रंट रनर के तौर पे चल रहा है बंगाल, शुभेंदु जी, उन्होंने पहली बार मैंने सुना हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम। हिंदू इलाका अभी खुला है, मुस्लिम इलाका खुला है, इसलिए मेरा मार्जिन कम है या मैं पीछे हूं, हिंदू इलाका खुलने दीजिए, हिंदू ईवीएम। ये पार्टीशन के दौर में भी इस एक्सटेंट तक बात नहीं हो रही थी। हमने कुछ कहानियां पढ़ी हैं मंटो कृष्णचंद्र वगैरह की, कि स्टेशन पे हिंदू चाय मुसलमान चाय, हिंदू पानी मुसलमान पानी। हमने तो एक जहनी पार्टीशन कर दिया। तो इसमें किसी भी लोकतंत्र में अगर ये जहनी पार्टीशन हो जाए, उनका एक तो बयान चुनाव का अभी वायरल हो रहा है, माफी चाहूंगा बीच में टोका, क्योंकि उसी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें वो बहुत सारी भीड़ है लोगों की, कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास नहीं, सबका विकास नहीं, जो हमारा साथ सिर्फ उसका विकास। मतलब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व का, हमारा जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसके साथ है, वो हमारे साथ है, हम उसके साथ है, बाकी से हमें कोई लेना नहीं। देखिए, जो व्यक्ति ईवीएम को हिंदू मुसलमान में बांट दे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, तो अब अगली श्रृंखला यही होगी ना कि ये जो गेहूं की बाली है ये हिंदू गेहूं की बाली है और ये मुसलमान गेहूं की बाली है। इसका अगला एक्सटेंट वही है। आप हिंदू भैंस मुस्लिम भैंस, हिंदू गाय मुस्लिम गाय, मतलब सजीव निर्जीव तमाम चीजों को का आप बंटवारा कर देंगे। हिंदू का अनाज, मुस्लिम का अनाज, वो कई बार करते ही हैं। हाँ? कि मुसलमानों का बॉयकॉट करो, आर्थिक बहिष्कार करो, उनकी दुकान से सामान मत लो। सामान पहले ये जब लेजिटिमेसी उसको मिल जाएगी। ये मैंने पहले 2002 में, चूंकि वहां के दंगों के बाद मैंने काम किया था, तकरीबन 1.5 साल तक मैं गुजरात में था, 1.25 साल, एक संस्था के माध्यम से पीस बिल्डिंग के लिए साबरकांठा के इलाके में। तभी दंगे के बाद भी ये चीजें लोग विस्पर करते थे, खुल के नहीं बोलते थे। आज खुल के बोल रहे हैं, उस नाम पे वोट मांग रहे हैं और ये तक कहते हैं कि हमें इनके वोट ही नहीं चाहिए। तो मतलब कभी हम उस साइकोलॉजी को देखें कि एक जो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हम डरते थे कि मुसलमानों को लेकर के, आपने एकदम हाशिए पे पहुंचा के रख दिया। कोई मुल्क कैसे अपनी तरक्की पसंद, अपनी तरक्की को प्राथमिकता दे सकता है अगर उसने समाज के एक बड़े हिस्से को लगभग सर्जिकली काट दिया है।
इन सब चीज़ों को अगर मौजूदा राजनीति और चुनाव से अलग हम देखेंगे, संभवतः हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे समक्ष चुनौती कितनी बड़ी है, अंधेरा कितना घना है और ये अंधी गुफा है और रोशनी का सुराग कम से कम मुझ जैसे आदमी को आसानी से नहीं दिख रहा है। बहुत अहम बात आपने कही कि रोशनी का सुराग आप जैसे आदमी को नहीं दिख रहा, अंधी गुफा है। दरअसल हम लोग भी जब ये सोचते हैं और जब फील्ड में जाते हैं, जब परिस्थितियां ऐसी देखते हैं जहां हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की खाई चौड़ी करने की लगातार कोशिशें जो होती है, बीजेपी नेताओं के जब प्रचार देखते हैं, उनके भाषण, उनकी शैली, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया ही, जब प्रधानमंत्री बांसवाड़ा में कह देते हैं कि भाई वो आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे और मंगलसूत्र ले जाएगा, जो कुछ भी, तो जब प्रधानमंत्री के भाषण और जब टॉप का भाषण दे रहा है तो फिर बाकी लोग तो सारी सीमाएं पार कर देते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि क्या जो आपने कहा ना कि ये अंधी सुरंग की तरह दिखता है जिसमें कोई रोशनी का सुराख नहीं, तो वो गुंजाइश बहुत बार लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ देश जा रहा है क्या। लेकिन फिर सवाल उठता है, भूमिका तो विपक्ष की होनी चाहिए। भाई हम तो सरकार ना बना सकते, ना हटा सकते, ना जनादेश किसी को दिला सकते, ना जनादेश लाने की हमारी लड़ाई है। तो विपक्ष वहां कहीं चूकता है क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि आप कह रहे हैं ना कि आप सरकार बना नहीं सकते, आप जो कर रहे हैं, अगर वही चीज आपकी फ्रेटर्निटी के बाकी लोग भी कर रहे होते। देखिए, मैं बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में 11-12 में नहीं था, लेकिन मैंने देखा एक अन्ना आंदोलन हुआ, उस समय की सरकार। आज अगर मैं तुलना करूं तो कम से कम इतनी डेमोक्रेटिक तो थी कि अपने खिलाफ के आंदोलन को मीडिया में पहुंचने से वो रोक नहीं पाई या रोकना नहीं चाहा। इतनी तो कम से कम जिसको अगर मैं चॉम्स्कियन फ्रेम में कहूं तो इतना तो लिहाज था डेमोक्रेसी का। आज वो नहीं है। आज मैं ये कहूं कि अगर मैं पहलगाम के गुनहगार का पूछ लूं कि वो रिपोर्ट कहाँ गई, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, पुलवामा के बारे में मैंने सदन में पूछा, नो न्यूज़पेपर कैरीड माय क्वेरी। कोई मीडिया कैरी नहीं किया कि ये सवाल तो वैलिड है ना, ये तो देश के खिलाफ नहीं है, देश के हक में है। तो मैं इसलिए कहना चाहूं कि एक वो महत्वपूर्ण, लेकिन दूसरा जो आपका कहना है मैं उससे 100% सहमत हूं। अभी एक दूसरे सिलसिले में आपसे मैं थोड़ा डाइग्रेस करके बोलूंगा कि काउंटिंग के दिन चर्चा हो रही थी कि लेफ्ट तो खत्म हो गया, अब उसकी ऑबिचुअरी लिख दी जाए, अब कहीं नहीं बचे। कोई भी वैचारिक विचारधारा, चाहे दक्षिण पंथ हो, केंद्रीय पक्ष हो जिसको कहते हैं बीच की धारा, या वामपंथ हो, विलीन नहीं होती है कभी। ओस्वाल्ड स्पेंगलर राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन कहते थे कि कोई सिविलाइजेशन, तो उसको मैंने थोड़ा पैराफ्रेज किया, राइज एंड फॉल ऑफ आइडियोलॉजी। जैसे मैं ब्राजील आपको ले चलूं, ब्राजील में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि लुला वुड कम बैक, लुला वापस आए। उसी तरह लैटिन अमेरिका के कई देशों में। तो वामपंथ जरूरी नहीं है कि उसी स्ट्रक्चर के साथ आए। अगर आप देखें तो दक्षिण में भी काफी वाम घुसा है, यानी कि अगर आपका पूरा नोशन है कि सिर्फ बाजार नहीं, लोगों की स्वायत्ता भी हो, लोगों की केंद्रीय भूमिका भी हो, तो उस दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि हम तमाम विपक्षी दलों को एक पहचान और वर्ग, यानी पहचान आधारित राजनीति और वर्ग आधारित राजनीति को एमलगमेट करके, उसका मिलाप करके और नैसर्गिक मिलाप करके हमें एजिटेशनल पॉलिटिक्स में जाना होगा और कन्विंस भी लोगों को करना होगा कि हम ये अनइक्वल लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर उसके बाद भी परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो मैं समझता हूं तमाम विपक्ष को लोगों के साथ मिलकर के कुछ एक्सट्रीम निर्णय भी लेना होगा एक ना एक दिन। तो जब आप कह रहे हैं कि लड़ना होगा और एक्सट्रीम निर्णय लेना पड़ेगा, एक तरह से आप स्ट्रीट पर संघर्ष करने की भी बात करें, सड़कों पर संघर्ष करने का, तो ये रियलाइजेशन विपक्ष को बहुत बड़े हार मिलने के बाद, ये बड़ा झटका मिलने के बाद होता है और लगता है कुछ दिन विपक्ष चिंता करता है, चिंतन करता है, फिर चीजें गायब हो जाती है। बिहार चुनाव का नतीजा इतना बुरा हुआ, 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई, 6 शायद कांग्रेस को मिली। उससे पहले महाराष्ट्र में बहुत बुरा हुआ। हर बार 2024 के बाद कई चुनाव हुए। अभी बंगाल में हो गया, ममता बनर्जी 80 पर टिक गई।
अब सवाल उठता है, अभी विपक्ष में चिंता है, मीटिंग हो रही है, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने चले गए, फोटो डाल रहे हैं कि मुश्किलों में मुसीबतों में हम साथ नहीं छोड़ते, वहाँ तमिलनाडु में जो कुछ चल रहा है आप भी चिंतित होंगे, तेजस्वी यादव भी सोच रहे हैं, लेकिन ये चिंता फिर 1-2 महीने में फिर अपने अपने काम में सब मगन हो जाएंगे, बीजेपी वही काम करती रहेगी, वो 24/7 अगली लड़ाई में लगेगी। और जनवरी फरवरी 2027 में यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और उत्तराखंड में चुनाव। पंजाब में तो चलिए फिर भी बीजेपी सत्ता से बाहर है और बीजेपी उतनी मजबूत ना हो, लेकिन पता नहीं 10 महीने 8 महीने में क्या हो। तो ऐसा लगता है कि विपक्ष उस जील के साथ, उस किलर इंस्टिंक्ट, अगर सही शब्द बोलूं, तो वो शायद काम करता नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग। देखिए, मैं समझता हूं कि जो आपने अपरेंटली आभासी तौर पे देखा है उसके आधार पर आप कह रहे हैं, और आपको मैं पूरी तरह मतलब कंप्लीटली चैलेंज नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है ना कि विपक्ष को भी ये एहसास अब हुआ है, तमाम दलों को, कि ये लड़ाई रिग्ड है। मैं कह रहा हूं, इन अ रिग्ड इलेक्शन यू ओनली लुक एट द नंबर्स देन। मतलब रिगिंग क्यों हो रही है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, संस्थान, साधन, सत्ता, और साथ में घृणा और नफरत का वो माहौल जिसमें आपने एक बड़ी आबादी, और अगर उस आबादी की कोई बात भी करे चुनाव के दौरान तो आप उसको कहोगे पाकिस्तान परस्त, देखो ये फलाने का है, ये नमाज वालों के साथ है, ये नमाजवादी है। ये पीड़ा अलग अलग दल झेल रहा है। ये पीड़ा तेजस्वी यादव के हिस्से में आई, अखिलेश जी के, राहुल जी के, महाराष्ट्र के लीडरशिप के। लेकिन मेरा अभी भी मानना है, जो आपकी बात से मैं सहमत हूं, कि हम तमाम दलों को कम से कम कुछ कॉमन, हम अलग अलग दल हैं, हम हर पन्ने पे एक साथ होंगे ये आवश्यक नहीं है, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग राय होगी, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो नॉन निगोशिएबल होने चाहिए, और उसके लिए हमें आंदोलनात्मक तेवर में, सिर्फ राज्यों की राजधानियों में नहीं, देश की राजधानी में नहीं, सेकेंड टीयर टाउन्स में, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को एम करना होगा। और हो सकता है तब भी हम अगला हार जाएं, हो सकता है, लेकिन ये संभावना तो लोग देखेंगे कि अनइक्वल लड़ाई में ये लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उस दिशा में हमें बहुत करने की जरूरत है। अब जैसे कहा ना, अनइक्वल लड़ाई, इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता उनके पास है, संसाधन उनके पास है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, एनआईए भी काम करने लगती है कई बार, और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया 27 लाख नाम कटने के मामले में है, वो रवैया पर सवाल है जब कहते हैं कि इस बार नहीं अगली बार वोट दे देना, जहां एक वोट से किसी की हार जीत तय हो जाती है। अभी डीएमके का एक उम्मीदवार, एक मिनिस्टर हार गए तमिलनाडु में एक वोट से, और बार बार मैं कहता हूँ सीपी जोशी 2013 में राजस्थान में एक वोट से हार गया, और ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, 10 वोट 5 वोट, वहां आपने 27 लाख वोट को एक बार में उड़ा दिया और वो लोग, उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो ये सब उनके पास है, पैरामिलिट्री फोर्स 2,40,000 तैनात की, तो ये सब तो है। ये हो सकता है 29 में भी हो, मैं नहीं जानता। तो सवाल उठता है, ये सब होने के बाद, ये सारे सत्ता के तंत्र, संसाधन, साम दाम दंड भेद, सारे हथकंडे हथियार होने के बाद, उसके बाद विपक्ष लड़ने की क्या तैयारी करे? नहीं, एक बात तो आपकी बात से मैं सहमत हूं, शायद हम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा पाए, यह अनइक्वल लड़ाई है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, कोई साधन नहीं है, हमारे पास जो है लोगों की शक्ति और कार्यकर्ता है। चुनाव आजकल सिर्फ उससे नहीं हो रहा है, तो ये समझाना भी लोगों को होगा। उसके लिए भी क्या होगा कि आप टेलीविजन मीडियम में राष्ट्र के नाम संबोधन भी नहीं कर सकते, तो आपको लोगों के बीच में जाकर के, जो मैंने कहा कि आप बड़े शहरों को, बड़े राजधानियों को छोड़िए, नीचे जाकर लोगों को समझाना होगा कि ये लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं है। हो सकता है हम में से बहुत पॉलिटिकल पार्टी ना रहे, पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाती, लेकिन देश में नागरिकता का भाव रहे, जो नागरिकों के अधिकार हैं उसको कोई इस अनइक्वल मैट्रिक्स के आधार पर उसको डेसिमेट ना कर दे। क्योंकि लड़ाई का अगर आप देखें तो ये सिर्फ विपक्षी दलों पर प्रहार नहीं है, अधिकार की जो शब्दावली संविधान की है उस पर भी प्रहार है। मैं एक छोटा उदाहरण दूं, मनरेगा का नाम बदल दिया इन्होंने, वीजी राम जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें बदलाव हुआ, ये अधिकार सम्मत नहीं रहा, इट इज नो मोर ए राइट। ये
सरकार की खुशी पर निर्भर करेगा कि कहाँ कितना देना है, कितनी मतलब फंडिंग पैटर्न से लेकर के जो राइट बेस्ड चीज थी, ये कमोबेश तमाम चीजों के साथ हो रहा है। सर, यूपीए की सरकार हिला दी गई थी आरटीआई के आधार पर। आप आरटीआई से आज कोई सूचना नहीं ले सकते, लेकिन ये सारी चीजें पहले मीडिया पहुंचाने का काम करती थी। अब ये विपक्ष के दलों को ये भी एक काम लेना होगा कि राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए, सरकार हमारी नहीं बनी, हम चुनाव हार गए, लेकिन आप कितना कुछ हार गए हे नागरिक। ये चीज कम्युनिकेट करने में हम लोग संभवतः, अब मैं कहूंगा, असफल भी रहे हैं, या अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली बोलूं तो उतने सफल नहीं रहे। इसका एक पक्ष ये तो नहीं कि जैसे जब हार होती है, जब मोदी की मशीनरी की ताकत के सामने लगता है कि अब एकजुटता ज़रूरी है, तब अचानक 2024 चुनाव के पहले सारे 24 दल मिल जाते हैं। ममता बनर्जी से लेकर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक बेंगलुरु में या कहीं पटना में फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं और तमाम विपक्षी दल दिखने लगते हैं कि कोई इंडिया गठबंधन बन जाता है। चुनाव होते होते बिखरने लगता है। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी कह देती हैं कि हम 1 सीट कांग्रेस को नहीं देंगे, कांग्रेस 40 सीट से ज़्यादा नहीं देगी, जीतेगी। ये ममता बनर्जी कहती हैं जो उस गठबंधन का हिस्सा है। चुनाव खत्म होता है, केजरीवाल कह देते हैं हम इंडिया गठबंधन में नहीं है। तो कोई गठबंधन जो बना वो एक चुनाव तक चला और एक चुनाव में ही बिखरने लगा और चुनाव में पूरा बिखर गया। अब फिर अगर बंगाल में शिकस्त के बाद या बिहार के बाद तो अभी कुछ बना नहीं, अब इस शिकस्त के बाद फिर आप सुनगुन करेंगे तो लगे देखो ये फिर सब हारे हुए लोग हार गए जिन भी वजह से अब फिर ये बन। तो कंसिस्टेंसी जो है गठबंधन की लड़ने की, वो कहीं विपक्ष में कमी दिखती है। देखिए, या उसकी वजह से अपनी महत्वाकांक्षा, ईगो और नहीं, मैं कैसे इनकार करूं, वो कंसिस्टेंसी तो जीवन में आवश्यक है, किसी भी रिश्ते में आवश्यक है, और यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज का रिश्ता अपने नागरिकों के साथ है, क्योंकि आप सिर्फ दो अलग गठबंधन नहीं है, दो वैकल्पिक प्रस्थापनाएं हैं। अगर आपकी प्रस्थापना अचानक से ठिठक जाए, कहीं चुपचाप बैठ जाए या आराम के क्षण लंबे हो जाए तो ये उचित नहीं है। लेकिन हार और जीत का मनोवैज्ञानिक असर तो व्यक्ति पर भी पड़ता है, चाहे चुनावी हार हो, किसी परीक्षा में हार हो या किसी रिश्ते में हार हो। मैं आपको बताऊं, जैसे चुनाव के जब परिणाम आते हैं, ईमानदारी से एक कन्फेशन कर रहा हूं, मैं कई दिन तक अखबार नहीं पढ़ता, इच्छा नहीं होती है, क्योंकि आप उसमें डूबे हुए थे। कई दिन तक मीडिया को अवॉइड करता हूं कि क्या देखना है, वही विजुअल्स, वही। मुझे लगता है कि हम तमाम विपक्षी दलों को, जो मैंने बीच में आपके एक प्रश्न में कि तमाम विपक्ष के दल, हम लोगों को एपिसोडिक रिलेशनशिप से आगे बढ़ना होगा। ये सिर्फ जो ऑप्टिकल इल्यूजन, देखिए मोदी जी ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करेंगे तो उनके पास बहुत साधन है उस ऑप्टिक्स को रियलिटी के रेल्म में लोगों तक पहुंचाने के, लेकिन हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इसको ऑप्टिक्स से आगे ले जाना होगा। लोगों के साथ जो हमारा कमिटमेंट है वो सिर्फ चुनाव के, इलेक्शन कमीशन के अधिसूचना के बाद ना शुरू हो, उसमें एक निरंतरता हो, चाहे चुनाव कहीं हो रहे हो सकता है एक राज्य में दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हो, ठीक है, वहां समझौता नहीं होगा, जैसे पंजाब में भी होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेकिन ऐसा भी ना हो कि एक दूसरे की छिछालेदारी और छिद्रान्वेषण होने लगे। इससे बचना सभी दलों की सामूहिक जिम्मेवारी है। हाँ, ये कहने के लिए सैद्धांतिक तौर पर ठीक है, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा होता तो है नहीं भाई। अगर ये होने लगता, जैसे आम आदमी पार्टी ही देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी महत्वाकांक्षा विस्तार के लिए गोवा जाकर लड़ी, 2 सीट मिली शायद, या कितनी मिली याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से 2 ही मिली थी शायद। गुजरात जाकर लड़ी, 5 सीट मिली, लेकिन उसके बदले 15 सीट पर कांग्रेस हारी होगी। हरियाणा में जाकर लड़ी, वोट शायद 1.7 या 1.8% मिला, बट 8-10 सीट पर कांग्रेस हारी। वहाँ स्थिति हो सकता है बदल सकती थी। ऐसे ही कांग्रेस पर आरोप आम आदमी पार्टी वाले लगा सकते हैं कि भाई दिल्ली में आपका कुछ नहीं था तो क्यों लड़ने आए, तो उससे नुकसान हो। मैं कह रहा हूं कि अगर अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़कर विपक्ष उस, जैसे बंगाल भी बात करें, 2 सीट कांग्रेस ने जरूर जीती, लेकिन हो सकता है उसका इम्पैक्ट उस सीटों पर पड़ा होगा। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखकर लार्जर पर्सपेक्टिव में नहीं सोचेंगे
तो यही होगा। देखिए, एक तो मैं मानता हूं कि अक्सर जब हमारी मीटिंग्स होती है विपक्ष के दलों की, तो वो अब रिचुअल के रूप में नहीं होनी चाहिए। मतलब उस फोटो मीट अपॉर्चुनिटी, हाँ फोटो op। हाँ, वो रिचुअल से आगे बढ़ करके, अगर जैसे हम अगर विश्वविद्यालय का उदाहरण दें, तो कोई एक दिन डेडिकेट होता था हमारा कि आज इस विषय पे चर्चा होगी, तो पूरे दिन होती थी चर्चा, हर किसी को अपनी बात रखने का, और उसके बाद मैनिफेस्टो तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक साझा, एक बुलेटिन टाइप हम लोग निकालते थे कि वी हैड डिफरेंसेस, लेकिन इन चीजों पर सहमति है। मैं समझता हूं इस प्रकार की कार्यशालाओं, वो जो मैंने एजुकेशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स का, उसके अलावा इस प्रकार की कार्यशालाओं की आवश्यकता है। देखिए, ये विसंगति रहेगी कि पार्टियां यहां भी लड़ रही हैं वहां। मैं चाहता हूं कि ओछी टिप्पणियों से जितना बचा जा सके बचें आपस में, क्योंकि ओछी टिप्पणियां जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि कल तक आप उनके साथ थे, आज नहीं है, तो टिप्पणियां दोनों तरफ तो से जनता होने। देखती है नहीं कि यार ये जनता, तो हाँ, कल एक साथ फोटो मैं खिंचवा रहे थे, आज गाली दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता के बारे में जो धारणा आमतौर पे बनी है कि इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ऐसा नहीं होता है। बहुत एलिफेंट लाइक मेमोरी होती है लोगों को, तो हमें उस दिशा में भी मैं समझता हूं काम लेकिन करना। कई बार जनता भी निराश करती है जब कोई आदमी बीजेपी को गाली देता रहता है, 1 महीने 10 दिन पहले तक सडनली बीजेपी में आ जाता है, टिकट पा जाता है और वो वॉशिंग मशीन धुल के हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी होके जीत के आ जाता है। हर चुनाव में ऐसा होता है, तो वहां भी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जनता की नहीं, है। देखिए, मैं मानता हूं भाई ना, दिल्ली में कपिल मिश्रा इसका एग्जाम्पल है, पानी पी पी कर कोसता था, बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है अभी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हर राज्य में। शुभेंदु अधिकारी देखिए, क्या थे 2020 के पहले। ये चीज मैंने आपको कहा, जो पिरामिड के सबसे निचले हिस्से का मैंने जिक्र किया था आपसे बातचीत के पहले अंश में, पहले जवाब में। पहली जवाब में, वो जो कहा था वो एक बहुत बड़ा है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। अ, जैसे मैं आपको बताऊं, कल मैंने एक आलेख लिखा, लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई थी बंगाल में, और एक बड़े पत्रकार हैं, मतलब मुझे उनके ट्विटर पर रिएक्शन से लगता है बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा बंगाल में लेनिन का क्या काम। तो मैंने एक लेख लिखा कि प्रतिमाएं सिर्फ पत्थर और धातु नहीं होती। नेहरू की कई यूरोपियन देशों में मूर्तियां हैं, टैगोर की है, गांधी की है, अंबेडकर साहब की है। कल को अगर वहां के एक खास किस्म के उभार में अंबेडकर साहब की या गांधी की या नेहरू की मूर्ति तोड़ दी जाए कि कोलंबिया में इस मूर्ति का क्या काम, या यूरोप के किसी फलाने हिस्से में क्या काम, बस मैंने इतना लिखा। लेकिन उसके बाद अब मुझसे लोग, उस मूर्ति से नौकरी कितनी मिली, तब तो मैं ये बहुत मूर्तियों के बारे में पूछ सकता हूं। लेकिन मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि ये एक शिफ्ट हुआ है, लेकिन वो भी शिफ्ट परमानेंट नहीं है अजीत जी। मैंने दुनिया के कई देशों को देखा है जहां राइट विंग लग रहा था अपराजेय है, अब लोग ऐसा ही सोचेंगे हमेशा, लेकिन बदलाव हुआ। लेकिन वो बदलाव कैसे हुआ? निरंतरता में काम करते रहने से, एपिसोडिक तरीके से अचानक जगने से नहीं। इसलिए वहां भी जो विकल्प है वो वही है, निरंतरता का विकल्प। तो ये जैसे मैं अगर देखूं एज ए जर्नलिस्ट, मेरी छवि है कि मैं बीजेपी की आलोचना करता हूं और मैं किसी भी कम्युनल पॉलिटिक्स की आलोचना करता हूं, और जो सत्ता में है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, रीजन ऑफ द डे, उसी वही आंसरेबल है, तो जाहिर है मैं सवाल करता हूं, तो मेरी छवि ऐसे। लेकिन मैं अगर ऐसे देखूं तो बीजेपी वाले निरंतरता में काम करते हैं, लगातार, चाहे जिस भी तरह से कर रहे हो, चाहे पर्दे के पीछे कर रहे हो, चाहे वो साम दाम दंड भेद जो बताए वो, चाहे कोई और तरह के हथकंडे हो, चाहे कारपेट के नीचे कोई खेल कर रहे हो, चाहे चुनाव आयोग के साथ साझेदारी में कुछ कर, जो भी कर रहे हो, और इन सब के ऊपर एक हिंदुत्व का कवच लगातार बनाकर, और उसके बाद मुस्लिम हेट की बिसात बिछाने में लगे रहते हैं। बट करते हो 365 दिन है। मैं सहमत हूं। मैं आपको, आपने अच्छा कहा कि कवच ही है। हाँ। क्योंकि मैं आपको एक चीज, कवच है या नकाब का? हाँ, नकाब, मास्क कह लीजिए। हाँ। पता नहीं, एक बड़ी अच्छी हॉलीवुड की फिल्म थी मास्क, मैंने देखी है। हाँ, और बहुत मैसेज पावरफुल था। लोग जिम कैरी के हास्य के रूप में देखते हैं, लेकिन उसमें मैसेजिंग बहुत थी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उधेर बुन उद्योगिता बीजेपी में नहीं है। मैं आपको 20 उदाहरण दे सकता हूं कि पार्लियामेंट में मैंने कुछ कहा
और बीजेपी के मेंबर्स ने मुझे बाहर आकर के कहा कि आपने बहुत अच्छा बोला, कोई तो ये बोलता रहे। मैं आपको ये बता रहा हूं, उद्विग्नता, बेचैनी वहां भी है, लेकिन शायद उस थ्रेशोल्ड तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं चीजों को। और मैं मानता हूं कि क्या है ना कि अभी उनके उभार का वक्त है, तो उनकी कमियां नहीं दिखती हैं। जैसे बंगाल में 30-40 बरस से जो बीजेपी का झंडा ढो रहे थे, तब जबकि लड़ाई उनके लिए मुश्किल है, लेकिन आज जिम्मेवारी उनको नहीं मिल रही। इस तरह की बेचैनी भी उधर है। तो क्या है ना कि तो असम में वही हुआ ना, हाँ, हिमंता हाँ, बिस्वा कांग्रेस से आए, मुख्यमंत्री बन गए, बिल्कुल। जिनके खिलाफ अमित शाह से लेके पूरी मशीनरी थी। जी, और बीजेपी का ये जो उभार का क्षण है, ये दो व्यक्तियों की, खास तौर पे वो जो बीजेपी के हम पारंपरिक विरोधी हैं, लेकिन बीजेपी कलेक्टिव हुआ करती थी, आज वो कलेक्टिव सिर्फ दिखाने के लिए है। मैं गारंटी के साथ मैं जानता हूं कि अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री का निर्णय होना है, कोई प्रभारी बन के गया है, तो जब तक वो एयरपोर्ट से निकलकर होटल में उस मीटिंग में नहीं जाएगा, उसको पता नहीं है कि जेब में पर्ची हाँ, तो किसकी है। पर्ची थी ना, राजनाथ हाँ, सिंह ने पर्ची से ही तो भजन लाल शर्मा हाँ, के नाम निकाले हाँ, और वसुंधरा को थमाया, हाँ, जो अपना नाम देखना चाह रही थी, तो पता है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये उनके इस उभार का क्षण है, लेकिन मैं सहमत हूं, बावजूद तमाम वीकनेस के उनका लेवल ऑफ एंगेजमेंट बहुत बड़ा है, बहुत मैं कहूंगा कि इस लेवल का है कि हमें मैच करना होगा 24 घंटे 7 दिन। संसाधन हमारे पास नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, संसाधन नहीं है, साधन नहीं है। कितने जो विपक्ष के दल हैं उनमें से कई ऐसे हैं कि एक चुनाव के अगला चुनाव अगर पास में आ जाए तो हम चुनाव तक लड़ने के अभी लिए अखिलेश यादव ने बयान दे दिया कि आईपैक की हम सर्विस नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास फंड फंड नहीं है। कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया था लोकसभा चुनाव के बिल्कुल। पहले। और अभी भी अगर कांग्रेस के खाता या हमारे जैसे दलों के खाते को कंपेयर करें आप, तो आपको तो लगेगा कि एक तरफ ऊंट है और 6-7 दूसरी हजार तरफ करोड़ एक ऊंट के तरफ मुंह में आ जीरा रहा है। डोनेशन जब आया, हाँ, जब बॉन्ड था, तब बिल्कुल। इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी वही थी। लेकिन सवाल उठता है, फिर मैं कहूंगा कि ये सब चीज उनके पास है, तो फिर आपके पास क्या है? वो फिल्म थी एक दीवार में हाँ, कि मेरे पास घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है। तो हमारे केस में माँ का मेटाफर अगर मैं लूं तो थोड़ी और मेहनत करनी होगी। जनमत का कोई तोड़ नहीं है, संसद का तोड़ हो सकता है, संसद मैनेज हो सकता है, लेकिन सड़कों पर अगर सैलाब हो जाए, जनमत इकट्ठा हो जाए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन वो हो गया, संसद को झुकना पड़ेगा। संसद के अंदर जो विद्यमान लोग हैं, जिनको लगता है संसदीय प्रणालियों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, उन्हें कोर्निश करते हुए किनारे होना होगा। तो ये कैसे होगा? जन आंदोलन। तो ये कैसे होगा? वो तब होगा जब हम ये माने कि हम ये असमान लड़ाई में हैं, जनता को कन्विंस करें कि देखो, संसद रबर स्टैंप हो गई है, वहां आप जिसको चुन के भेज रहे हो, आप तो विपक्ष के लिए चुन के भेज रहे हो, अचानक अगली सुबह आप अखबार में पढ़ते हो कि वो उधर चलेगा, तो वो मैंडेट के साथ भी धोखा है। तो मैं सिर्फ ये चीजें हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक छोटे से सोशल मीडिया का हिस्सा है। जिस दिन ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोगों के साथ संवाद कर पाएंगे उनकी भाषा में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा में नहीं, जनता को अगर संविधान खतरे में है बताना है, तो आपको उनके शब्द चुनने होंगे। कैसे खतरे में? खतरे में ऐसे हैं कि आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, फलाने की आमदनी में देखो 10,000 गुना बढ़ोतरी हुई। आपको बताना होगा कि संविधान की धारा 39 है जो आय की असमानता को खत्म करने की बात करते हैं। अगर ये 44 पे जा रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो उससे पहले थोड़ा ठहर जाओ आर्टिकल 39 पे, जो कहता है कि प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट्रेशन, रिचनेस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें हम कम्युनिकेट करेंगे वर्ग और पहचान के सम्मिश्रण के आधार पर, तो हम जाहिर तौर पे लोगों को समझा पाएंगे। अब एक सवाल है, देखिए, आप करें, अगर ये सब चीज कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज कम्युनिकेट करने की कोशिशें आप लोग नहीं करते हैं।
संसद में आपके भाषण हो या बाहर विपक्ष के भाषण हो, सवाल ये उठता है उन्होंने क्या किया कि आपके सारे कम्युनिकेशन के सामने, जैसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट आदमी पहन लेता है तो सामने से गोली मार रहे हैं उस पर असर नहीं पड़ता है, उन्होंने हिंदुत्व का एक जैकेट पहन लिया। तो ये सारे कम्युनिकेशन वहां आकर खत्म हो जाते हैं, जहां वो हिंदुत्व का नैरेटिव जब गढ़ते हैं, कट्टर हिंदुत्व, दरअसल मुस्लिम हेट वाला हिंदुत्व, हिंदू मैं भी हूं, हिंदू आप भी हैं, लेकिन हमारा वो हिंदुत्व हमारा डेफिनेशन नहीं है जो उनके हिसाब से, हम इंक्लूसिव हैं वो एक्सक्लूसिव है। बट सवाल उठता है कि जब वहां लड़ाई होती है तब लगता है कई बार विपक्ष के पास कोई औजार, कोई हथियार, कोई नैरेटिव नहीं होता है जो उसको काट सके, क्योंकि बड़े पैमाने पर ओबीसी, ईबीसी, दलित, बिहार में अगर महादलित माने, बहुत सारी जातियां अब हिंदुत्व के उस बड़े कहें अम्ब्रेला, कहें कवच, कहें जो भी कहें उनके हिसाब से, बिसात कहें, उसका हिस्सा बन गए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं, विपक्ष के सामने मैं है। कैसे कहूं कि चुनौती नहीं है, चुनौती है, लेकिन मैं आज का ही एक उदाहरण दे रहा हूं। मोहन भागवत जी का एक बयान आया था, तो एक न्यूज एजेंसी ने मुझसे प्रतिक्रिया चाहिए कि अंतर्जातीय विवाह हो, ये वो अच्छी अच्छी बातें जो कभी कभार वो 2-3 महीनों में करते हैं एक आध बार। तो मैंने कहा हिंदू, मैंने कहा जब आप मेरे कमरे में घुसते हो तो सीवर में उतर के मरने वालों की तस्वीर है, और मेरे ही प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा था कि 98% से ज्यादा एक जाति के लोग हैं, उपजाति के लोग हैं, वो हिंदू नहीं है। ये कैसे हम समझाएं? सीवर में उतर के मर गए, आंकड़ा खबर में आ गई, आंकड़ों में नाम पहचान ये देख करके अगर हम बताएंगे लोगों को ये बताएंगे कि क्यों ऐसा है, मैट्रिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये हम नहीं कम्युनिकेट कर पाए। इसलिए मैंने कहा, जब आपने मुझसे पूछा क्या अब ये कि संविधान खतरे में है, नहीं, ये धारा खतरे में है, इस धारा से तुमको ये हासिल होगा या हो रहा था, उस तरह से करना होगा। और देखिए, मैं एक स्वीकारोक्ति से ही मैंने अपनी बात की थी कि ये एक साइकिल है, इसकी साइक्लिकल प्रवृत्ति है। आप बहुत मेहनत करेंगे तो ये जल्दी चला जाएगा, जाना तो इसे ऐसे भी है। लोग अपना पेट देखेंगे, अपनी रोटी कम होते हुए देख रहे हैं। कई लोग हम तो वोट दबे बीजेपी का, लेकिन अगले सवाल के जवाब में आपको बोलेंगे हाँ ये तो दिक्कत हो रही है। तो जिस दिन वो दूसरा, तीसरे सवाल के जवाब में बोलेंगे मुसलमान को तो बीजेपी चाहती है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं जो दूसरे नंबर पे जवाब आ रहा है कि ये तो दिक्कत हो रही है, उसको पहले नंबर पे लाना होगा। तो जैसे चूंकि हम ऐसे चिट-चैट बात कर रहे हैं, 2022 के यूपी चुनाव के समय 6 महीने, 10 मिनट और टाइम लेंगे। हाँ। 6 महीने पूरा यूपी घूमा था मैं, मेरे ख्याल से 40 जिले तो मैं घूमा। उसमें तमाम जातियों के लोगों से मैं कैंडिड रैंडम बात करता था। उसमें मौर्य हो, उसमें शाक्य हो, उसमें सैनी हो, अलग अलग ओबीसी जातियां, ओबीसी के अलग अलग अम्ब्रेला के, लोध हो, कुशवाहा हो। तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो उस हिंदुत्व के बीजेपी के एजेंडे में समा गई हैं या समाहित हो गई, या बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में 2010 के बाद विस्तार करके कर लिया। और वो जातियां जो मंडल की लाभार्थी थी या मंडल के प्रति जिनका समर्पण था, वो भी बड़े पैमाने पर उस कमंडल वाली पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गई। उनके लिए भी हिंदुत्व, ईश्वर, राम मंदिर, काशी, मथुरा ही हो गया। अब ये विपक्ष की बहुत बड़ी चुनौती है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये इसका थॉट क्या होगा जब मुझे कोई मिलता है, ये सब मेरे वीडियो में है। कहीं मेरे ख्याल से बुलंदशहर की कोई जगह थी, सब्जी वाला था, सब्जी बेच रहा है, और उसके बाद वो अचानक बोलने लगा मैं तो ऐसे बीजेपी, और जो भी बीजेपी के पक्ष में बोलने लगा, विपक्ष ने क्या किया ये। मैंने कहा लेकिन तुम्हारा ये जो है गैस सिलेंडर 1000 का है या फला चीज, वो कुछ अंगोछा पहना हुआ था। उसने बोला कि 200 रुपये भी पेट्रोल होगा तो भी मेरा वोट बीजेपी को, और 2000 का सिलेंडर होगा तो। ऐसे लोग बोलते हैं, ये तथ्य है जो मैं देखता हूं। तो उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया, चाहे मीडिया से, भाषण से, मोदी जी ने हिंदुत्व के नाम पर, कि वो बाकी चीजों को मानते हुए कि ये महंगाई है, मानते हुए कि बेरोजगारी है, मानते हुए कि हमारे घर में नौकरी नहीं मिली, उसके बाद भी वो प्रभावित होते हैं, या उसको विपक्ष के बरक्स वो बीजेपी पर वोट देते हैं। देखिए, मैं फैक्चुअली तो कैसे इनकार करूं, लेकिन दुनिया के जिन देशों का मैंने इतिहास पढ़ा इस तरह का, जहां नफरत लेजिटिमाइज हो गई थी,
जहां यहूदियों को टॉर्चर करना वो किसी के अंदर गिल्ट पैदा नहीं करता था, और सेंस ऑफ एक ग्रेटिट्यूड, सक्सेस लगता था कि मैं एक राष्ट्र धर्म निभा रहा हूं। लेकिन वो भी खत्म हुआ, और खत्म हुआ 12-14 साल लगे, लेकिन खत्म हो गया। मेरा मानना है कि ये मुश्किल है, अभी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन ये असंभव नहीं है अजीत जी, असंभव नहीं, क्योंकि हमें ये करना होगा लगातार। देखिए, हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं हो रहा है। मैं बिहार से आता हूं, और जिस इलाके से आता हूं वहां मदर गॉडेस की प्रभुता रही है। आपके इलाके का भी मैं जिक्र करूंगा। मैं आपको बताऊं, 80 से पूर्व अजीत जी आप देखिए, बिहार में या तो शिव मंदिर होते थे, या माता का मंदिर होता था, दुर्गा जी हो, तारा हो, काली हो, ये हुआ करता था। अब एक रिलीजियस नैरेटिव भी जो गया है ना, तो ये जो मदर गॉडेस का, जो अभी मैं कलकत्ता में देख रहा हूं, बंगाल में माँ काली का, या माँ काली के कई और नाम से जो चीज थी, उसके बदले एक जो ये उत्तर भारत में जहां विष्णु के अवतार के रूप में राम की जो थी उसका, तो हमें संभवतः इस तरह की चीजों को भी लेकर के आगे बढ़ना होगा, बताना होगा कि इंडिया की डाइवर्सिटी सिर्फ रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं है, भाषाई डाइवर्सिटी है, पूजा की डाइवर्सिटी है, ईश्वरों की डाइवर्सिटी है। राम मंदिर या राम नाम से उलझना नहीं, लेकिन ये बताना शिव कहां गए, तारा कहां गई। उसी तरह अलग अलग धर्म है। हम कई दफा ये भी मुझको लगता है कि विपक्ष के कई दल थोड़ा सहम भी जाते हैं, अरे मामला रिलीजियस हो जाएगा। अगर पिच रिलीजियस है तो आप कम्युनल मत होइए, लेकिन रिलीजियोसिटी और कम्युनलिज्म का फर्क समझाते रहिए। गांधी ने समझाया था। मतलब मैं अक्सर कहता हूं कि गांधी जब नोआखली से लौट के आए तो प्रार्थना सभा में उन्होंने अपनी प्रार्थना बदल दी, और भजमन प्यारे सीताराम की जगह उन्होंने नोआखली से आने के बाद भजमन प्यारे कृष्ण करीम, भजमन प्यारे राम रहीम। आज हमारे कितने पॉलिटिकल लीडर इस तरह की नॉवेलिटी के साथ, इनोवेशन के साथ अपील कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, भारतवर्ष धार्मिक देश है, लेकिन धर्मांध देश नहीं रहा था। धर्मांध होता तो कबीर को उस वक्त लिंच कर दिया जाता। वो जो धार्मिकता जो कबीर वाली थी, उसको भी हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव का हम लोगों को हिस्सा बनाना होगा। सुनने में से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानता था आप ये कहिएगा। असल में इसलिए क्या कि हम करूं, सब लोग नहीं, सही बात है, आपके पास भी जवाब नहीं है। आप भी चिंतन मनन करते होंगे कि व्हाट नेक्स्ट, क्या जो मैंने इसलिए कहा अब, तो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक जमाने में नाथूराम गोडसे, पाहवा और उसके साथ जितने लोग थे, वो चंद लोग थे जिन्होंने उस दौर में भी गांधी के सीने में 3 गोलियां उतार दी, उस बूढ़े फकीर के सीने में जिस पर कपड़े भी नहीं थे। तो इसका मतलब कट्टरपन और धर्मांधता उस हद तक उस दौर में, देखिए बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि पूरी तस्वीर, वो जगह भी देखिए मैंने जहां गांधी को मारा गया, उनकी उसके पहले की पूरी प्लानिंग। लेकिन मुझे लगता है उस तरह की सोच को धीरे धीरे लेजिटिमेसी मिलती गई सत्ता के संरक्षण में, और अब ठीक है, वो इंस्टिंक्ट का विस्तार इतना हो गया कि उसको उससे लड़ने के लिए, काउंटर करने के लिए, उस कट्टरता के लिए शायद विपक्ष के पास नैरेटिव की कमी है। क्या एक नैरेटिव अगर तमाम विपक्ष के दल माने, और ये मैं इस पर लिख चुका हूं, बोल चुका हूं, कि आपको वर्ग और पहचान और संवैधानिक सरोकार जो पहचान और वर्ग के इर्द गिर्द है, रोटी कपड़ा मकान का हो मसला, रोजगार का हो, पड़ोस के सौहार्द का हो, ये स्वेटर जैसे बुनती थी ना, मुझे ये स्मरण है मेरी माँ। मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, तो जो बहुत धनी, उस समय भी धनी, और हम लोग थोड़ा रिलेटिवली निम्न आय वर्ग में थे, निम्न मध्यम वर्ग कह लीजिए, तो बाकी लोग स्वेटर खरीद के पहनते थे क्रिकेट वाला। तो मेरी माँ स्वेटर उन्होंने बिन दिया था उसी की तरह का। हमें वो बुनावट तय करनी होगी अपने नैरेटिव की भी, और मैं सच कहूं, वो बुनावट तय करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसी बुनावट में देश में विकल्प आएगा। और मैं
फिर से एक बात कहूं, गोडसे वाली जो बात आपने कही, वो एक साइकिल था, डिक्लाइन हुआ। मुझे याद है कि एक ज़माने में मैं जिला स्कूल में जहाँ पढ़ता था, तो जो लोग भी पुरुषोत्तम नागेश ओक टाइप किताब ये लोग, पढ़ते हाँ, थे, वो ताजमहल के नीचे हाँ शिवालय है हाँ टाइप का। शिवालय है, लाल किला, लाल कोट था, वो अपनी किताब को छुपा करके पोर्न की तरह रखते थे कि कोई देख ना ले। आज वो खुलेआम लेके घूम रहे हैं और वो विचारधारा लेके घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पे गांधी को, मैं समझता हूं कि गांधी गोडसे दोनों नाम सिर्फ लिख के छोड़ दीजिए तो आपको उसके नीचे पता, लेकिन वो फिर, मैं दोबारा कह रहा हूं, ऑसवाल्ड स्पैंगलर, राइज एंड फॉल, इट इज डेस्टिन्ड टू फॉल। ये देश इतनी विभत्सता, इतना जहर जो अब सबके नथुने में पहुंच रहा है, वो नहीं झेल पाएगा। अब कितने दिन झेलेगा, यही सवाल है। एक वीडियो मैंने देखा आपका, देखिए, मैंने एक से एक हेट स्पीचेस देखी। मतलब हेट के तो अगर सबसे बड़े अवतार हैं हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी, बाकी सब तो उनके चेले। लेकिन 5 तारीख को ये जो हेट स्पीच की बात आप कर रहे हैं कि सबसे बड़े अवतार प्रधानमंत्री हैं, तो जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा आदमी हेट का सबसे बड़ा अवतार हो और सबके पैरामीटर वही तय कर रहा हो, जब सबसे बड़ा डायलॉग जो सबसे ऊपर देगा, उसके बाद लोग तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ऊपर से मानेंगे कि टॉप टू बॉटम। तो गिरिराज सिंह हो, शुभेंदु अधिकारी हो, कोई कपिल मिश्रा हो, कोई गोली मारो सालों को वाले अनुराग ठाकुर हो, कोई गाली देने वाले कोई और, ये सब उनकी डालियां हैं। असल में तना, मोटा तना जो आपने जिक्र किया। तो सवाल वही फिर आखिर में ख़त्म करते वक्त कि क्या, जैसे आपकी ये लाइब्रेरी देख रहा हूँ मैं, इंट्रो में बोलना भूल गया, नहीं तो मैं आपके बारे में इस लाइब्रेरी और जो इतनी सैकड़ों नहीं हज़ारों शायद किताबों का ये जो विशाल भंडार आपने जमा कर रखा है दुनिया भर की फिल्म, तो एक बौद्धिक के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, एक विचारक के तौर पर, एक चिंतक के तौर पर चिंता बहुत होती है। बहुत। आपको एक बताऊं, अभी हाल में मैंने 2 कहानियों को लेकर के एक अखबार में अंग्रेजी में और बाद में हिंदी में लिखा। कहानियां, एक उपन्यास है छोटा, राही मासूम रजा की टोपी शुक्ला, मैंने पढ़ी है, और सादत हसन मंटो की टोबा टैक्सी। दोनों को केंद्र में रख करके आज हम में से अधिकांश लोग टोबा टैक्सिंग हो गए हैं इस देश में। ना इत्थे हैं ना उत्थे हैं, ना जाने कित्थे हैं। तो वो स्थिति आज हमारी है। और हाल में जब आपने हेट स्पीच का जिक्र किया, मुझे बेहद कष्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट, कई दफा ऐसा लगता है ना कि उनसे उम्मीद रहती है रास्ता दिखाओ, और कुछ बचा नहीं है। तो ये अनुराग जी और प्रवेश वर्मा जी वाले मसले पे उन्होंने जिस प्रकार से उनको एक तरह से शील्ड कर दिया, तो वो सारी चीजें हम हार गए। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी की जीत हार नहीं होनी थी, लोकतंत्र के स्वास्थ्य को लेकर के बात हो रही थी। तो मुझे लिखना पड़ा कि फिर उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनका तो ट्रायल भी आपने नहीं शुरू किया। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब आप पावर की संरचना के नजरिए से तय करिएगा कि कौन सा हेट स्पीच है, कौन सा नहीं। प्रधानमंत्री जी पावर में जो लोग हैं वो नाम के हिसाब से तय करेंगे, नाम से, धार्मिक पहचान के आधार पर, हाँ, कि इसको कितने साल अंदर ठेल देना, कितने साल इसको अंदर, और उसकी सुनवाई नहीं होगी। अगर आप हम जैसे लोग उनके पक्ष में कुछ लिख दें, कुछ बोल दें, तो ना जाने किस किस प्रकार की गालियां, जो कि कल्पना भी करना मुश्किल, हाँ, कल्पना करना मुश्किल नहीं है, वो चीजें हैं। ये कमोबेश इस तरह का जो इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आता है, बहुत डिसअपॉइंटिंग। जब सुप्रीम कोर्ट 27 लाख लोगों के वोटिंग राइट पर कह देते हैं जस्टिस बागची की कोई नहीं, इसने इस बार ने अगली बार वोट नहीं, मुझे, चूंकि मैं पिटिशनर भी हूं अपने एसआईआर वाले मामले में, तो मैं आपको ये कहूं कि कोर्ट का रवैया, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में जितने भी, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की साख थी, मैं कृष्णा अय्यर साहब को पढ़ रहा था, उन्होंने तो कंटेम्प्ट तक के बारे में जो चीजें लिखी है ना, उम्मीद करता हूं हमारे माननीय जजेस पढ़ें। आपने कितने कैजुअली कह दिया, अगली बार दे लेना। उनमें से अगर मान लीजिए नहीं 25 लाख, 25,000 भी क्लियर हुए,
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द देयर मिसिंग वोट? बीच में बोल दूं, 1 मिनट, सॉरी। एक आदमी जिसका नाम कट गया मोताब, और जो मोताब जी, जीत गया, जो चुनाव जीत गया, चुनाव जीत हाँ, गया, वो तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में वो नाम कट बिल्कुल गया नाम और कट उसका सुप्रीम कोर्ट तक आया, ट्रिब्यूनल चुनाव जीत गया वो अब चुनाव। यही सोचिए, हाँ। मतलब राइट टू वोट। मुझे याद है सुकुमार एक सेन नंदलाल बोस हाँ, का फैमिली, ग्रैंडसन, हाँ, हाँ, उनके नाती। अभी मैं ऑर्नेट शानी की किताब पढ़ रहा था, हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक, तो सुकुमार सेन के हिस्से की चीजें पढ़ रहा था। मैं अगर देखूं कि उस समय में राइट टू वोट को लेकर के संविधान सभा में या नए बने गणतंत्र में क्या चर्चा थी, और आज हमने कितना कैजुअलाइजेशन कर दिया है कि अगर इस बार नहीं दिया तो अगली बार दे लेना। मतलब हम ये भूल जाते हैं कि हम लोकतंत्र पे कितनी ओछी अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, उसमें फिर कहाँ उम्मीद रहती है। अब आखिरी सवाल, जब ये 27 लाख लोगों के नाम कटे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में, तो विपक्ष को करना नहीं चाहिए था कि पूरा विपक्ष एकजुट होता, खूंटा गाड़ के कोलकाता में बैठ जाता और कहता कि 27 लाख लोग बहुत मायने रखते हैं, एक एक वोट मायने रखता है, 27 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, हम इस चुनाव का तब तक हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक इन 27 लाख लोगों की सुनवाई ना हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए कि कितने बोनाफाइड वोटर हैं, उनको उनका अधिकार मैं मिले। सहमत क्यों नहीं हूं, किया नहीं विपक्ष मैं ने? सहमत हूं। अगर कुछ चीजें जो बाद में काउंट की जाएंगी एज मिसिंग अपॉर्चुनिटी, दिस वाज मिसिंग अपॉर्चुनिटी। पूरे विपक्ष को देखिए, मैं यकीन के साथ कहता हूं, जितना मैंने स्टडी किया हो 27 लाख का और अलग अलग कैटेगरीज का, इसमें बड़ी संख्या में लोग रिस्टोर होगा उनका वोटिंग राइट। लेकिन ये जो हो गया उनके साथ, ये उनके साथ छोड़ दीजिए, व्यक्ति के साथ नहीं, जो डेमोक्रेसी के साथ जो ये हादसा हुआ, इस हादसे के लिए अगर इलेक्शन कमीशन, रूलिंग पार्टी जिम्मेवार है, तो प्रोटेस्ट ना करके हमारी भी कुछ उसमें सहभागिता हो गई है। आखिरी सवाल, देखिए बहुत सवाल हैं लेकिन आखिरी खत्म करता हूं। क्या विपक्ष थोड़ा आराम तलब भी होता है कि अब तो गर्मी का मौसम है, मई जून में बहुत गर्मी है, ठीक है, 2-4 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में चले गए, 3 महीना थोड़ा आराम करेंगे, फिर देखेंगे। जहां सामने ऐसी मशीन हो, बार बार मैं बोलता हूं, जिनके पास साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे हों, ऊपर से हिंदुत्व का कवच हो, वहां तो आपको 24/7 मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज काम करने की इस जरूरत है। श्रृंखला के बारे में, इस पूरे मतलब आपके प्रश्नों की श्रृंखला में कई दफा हाँ, ऐसे सवाल क्योंकि आए। मेरी हाँ, मेरी ना, मेरे बिल्कुल। भीतर से दिखता है जो मैं जानता हूँ, हाँ, वो आक्रोश भी दिख रहा है। मेरा मानना है, आराम तलब मैं शब्द नहीं कहूँगा, क्योंकि उस शब्द में एक उसका जो भाव है वो उचित नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि जितना प्रोएक्टिव होना चाहिए उतना नहीं है, और हमारी पूरी पॉलिटिक्स बल्कि प्रोएक्टिव होनी चाहिए। हम रिएक्टिव ज़्यादा हो गए, तो ये फ़र्क हमें करना होगा, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। चलिए, बहुत सारे सवाल पूछे और एक बौद्धिक आदमी बहुत बौद्धिकता से कई बार सवालों को डक भी करता है अपनी बौद्धिकता से, और कई बार कुछ मजबूरियां भी होती हैं कि आप अपना दायरा, अपनी मर्यादा में ही बात कर सकते हैं, क्योंकि मनोज झा साहब आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, बाकी 2 दर्जन और दल हैं। बोलने से पहले ये मन में इनके पीछे का जो ब्रेन मशीन है ये भी सोच रहा होगा कि मैं क्या ना बोलूं। तो फिर भी जो इन्होंने कहा, मेरा पर्पस भी यही था कि किसी पार्टी के प्रवक्ता या पैनलिस्ट से बात करने की बजाय एक बौद्धिक विमर्श के तौर पर समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है इस देश के लिए। और मैं कई बार बोलता हूं कि मुझे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लगता है हेट के मामले में। सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी मुसीबत देश की अभी सांप्रदायिकता है, और सांप्रदायिकता की वजह से धार्मिक पहचान, धार्मिक आधार पर देश में जो विभाजन हो रहा है, एक लकीर खींची जा रही है। अचानक बंगाल में जब सरकार कल शपथ लेगी, तब लगेगा कि वहाँ के जो 28-27% लोग हैं वो एक पाले में हैं, जो सरकार के लाभार्थी होंगे नहीं होंगे, हिस्सा है नहीं है, उनके जहन में लगातार ये चिंता होगी। ये सलमान, सुलेमान, सुल्तान, शाहिद, जहांगीर, ये सब जितने नाम होंगे, उनके सामने सवाल होंगे कि क्या उनके लिए भी वो सरकार वैसे ही सोचेगी। सरकार में जो जा रहे हैं वो कह चुके हैं जो हमारे साथ हम उसके साथ। तो हम लोगों को ये चिंता होती है, इसलिए लगा कुछ बात की जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते हैं कि आप लोग अपनी भूमिका कब ऐसी निभाते हैं
ताकि जनता को कुछ समझ में आए। लेकिन अंत में जनता ही जनार्दन होती है, और कोई भी आंदोलन, कोई भी संघर्ष जब तक जनता की भागीदारी नहीं होती है तब तक नहीं होता। हमने 77 भी देखा, हमने 89 भी देखा। देखते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।